एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेयर स्ट्रैंड देखकर शियान ईफाई से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनसी ज़रूर ईफाई की गर्लफ्रेंड ही है और वो उसे मिलने भी यहाँ पर आई थी। उसके लिए वो फ्लावर भी लेकर आई थी। जो सब कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तब ईफाई बाहर खड़े रहकर उसे सब कुछ सच बताता है और ये भी समझाता है कि जिनसी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। शियान को इतना जेलस नहीं होना चाहिए, जिस पर शियान भी कहती है कि वो जेलस नहीं हो रही है, बस वो इसीलिए गुस्सा है क्योंकि ईफाई ने उससे ये बात छुपाई। फिर ईफाई उसे बाहर बुलाने के लिए पेन होने का नाटक करने लग जाते हैं क्योंकि उसका हाथ हॉट वाटर से जल गया था। इस वजह से शियान को बाहर आना पड़ता है। वो ईफाई के हाथ पर मेडिसिन लगाती है और वो इतने प्यार से मेडिसिन लगा रही थी कि ईफाई और भी ज़्यादा पेन होने का नाटक करता है। जिसके बाद शियान अपने ऑफिस जाती है। उसे देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो हर दिन और भी प्रिटी होती जा रही थी, जैसे कि वो किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो। और वो लोग ये बात कर रहे थे तभी शानली फांग कंपनी से कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आकर फांग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ईफाई का असिस्टेंट शान को बताते हैं कि जब से मिस लियाओ का ब्रेकअप हुआ है तब से शानली फांग में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। इसी बारे में बात करने के लिए शियान ईफाई को ढूंढने जाती है और देखती है कि ईफाई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। असल में वो उसे हेल्प लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन गुई से अब ईफाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो उसे हेल्प करने से मना कर देता है और उसे अपनी मैरिज पर फोकस करने को कहता है, जो सुनकर शियान रिलैक्स फील करती है। तभी गुई के जाते ही ईफाई शियान को बाहर आने को कहता है और पूछता है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया, जहाँ वो ईफाई का जेलस फेस देखकर भी स्माइल करने लग जाता है। पर शियान बताती है कि वो उसे इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उसे फांग के बारे में उसे जानना था कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों लेकर गए हैं। तब ईफाई रिवील करता है कि शानली फांग ग्रुप में एक मोल है, यानी कि उनके साथ कोई चीटिंग कर रहा है और उनका शक फांग पर था, जो सुनकर शियान को उसकी फिक्र होती है। फिर ईफाई घर चला जाता है और शियान घर पर लेट आती है। वो बताती है कि वो अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए गई थी क्योंकि ओल्ड हो जाने की वजह से उसकी फ़ोन में वायरस आ गया था। वो अपने रूम में चली जाती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो ईफाई बर्तन धो रहा था, जिसे देखकर वो रियलाइज़ करती है कि आजकल ईफाई बिना उसके काम बताने पर भी काम में उसकी हेल्प करता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे नए फ़ोन पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि अगर वो नया फ़ोन यूज़ करने वाला है तो उसका पुराना फ़ोन वो उसे दे सकता है। जिस पर ईफाई कहता है कि वो सच में बहुत ही स्टूपिड है क्योंकि वो नया फ़ोन असल में उसी के लिए था, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था कि शान उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। इसलिए वो झूठ बोल देता है कि ये फ़ोन तो उसने अपने फ्रेंड से लिया है, वो ब्रांड न्यू फ़ोन नहीं है बल्कि रिफर्बिश्ड है। जो सुनकर भी शियान कहती है कि वो फिर भी उसके लिए पे करेगी। तब ईफाई कहता है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर उसे पे कर सकती है। फिर ईफाई अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर भी वो फ़ोन में शियान से ही चैट कर रहा था, जिस वजह से उसका फ्रेंड उसे कहता है कि सच में ईफाई को उसकी लैंडलेडी से प्यार हो गया है क्योंकि वो हर टाइम उससे ही बात करता रहता है। अब जब शियान ईफाई को मैसेज करती है कि वो उसके लिए डिनर रेडी कर रही है तो वो जल्दी से पार्टी छोड़कर घर चला जाता है। अगले दिन अब शियान ऑफिस जाती है, तभी फांग भी वापस आ जाती है क्योंकि उसका नाम इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो गया था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो शियान का डेस्कटॉप चेक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक एनोनिमस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शियान का जो वीचैट अकाउंट है वहीं से शानली फांग की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और उनका शक उस पर और बढ़ जाता है क्योंकि शियान ना ही अपना वीचैट अकाउंट को लॉगिन कर पा रही थी और उसने अपने पुराना फ़ोन भी नए से रिप्लेस कर दिया था। फिर वो लोग शियान को भी ऑफिस से निकाल देते हैं और जब ईफाई ऑफिस आता है तो अपने असिस्टेंट से उसे ये सब पता चलता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से घर चला जाता है और देखता है कि शियान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। इस वजह से वो उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ ड्रिंक करता है। शियान को समझाता भी है कि फांग ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, उसे फंसाया है, लेकिन अभी शियान कुछ भी सुनने के लिए होश में नहीं थी। इसलिए ईफाई उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर शियान उसे खुद से दूर जाने नहीं देती और हक कर लेती है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ईफाई उसे अब कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है, पर शियान बिल्कुल भी होश में नहीं थी। इसलिए ईफाई भी अपने रूम में चला जाता है और जाने से पहले वो उसका कॉल पिक कर लेता है। वो कॉल असल में यू का था।
जिसे ईफाई कल कॉल करने के लिए कहता है। अगले दिन अब शियान की जब नींद खुलती है तो वो यू का कॉल देखकर उसे कॉल बैक करती है। असल में यू को भी पता लग गया था कि शियान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर घर आ रही थी, जहाँ पर शियान उसे शेयर करती है कि कल उसने एक सपना देखा जिसमें कोई लड़का उसे किस कर रहा था और वो ड्रीम उसके लिए काफ़ी अच्छा था। ये सुनकर यू उससे पूछती है कि कहीं वो लड़का ईफाई तो नहीं था, क्योंकि कल रात जब उसने उसे कॉल किया था तब भी उसने ही उसका फ़ोन उठाया था। कहीं उसने शियान के बेहोश होने का फ़ायदा तो नहीं उठाया। इस पर शियान बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो ईफाई उसके लिए पॉरेज बनाकर खड़ा हुआ था। उसने शियान की सारी बातें भी सुन ली थी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और ईफाई सोचने लग जाता है कि कल की किस को शियान एक सपना समझ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियान फांग से मिलने जाती है। वो बस फांग से इतना पूछना चाहती थी कि आखिर फांग ने उसे इन्फॉर्मेशन लीक करने में क्यों फंसाया, जबकि फांग ने ही वो इन्फॉर्मेशन लीक की थी। इस पर एक बार फिर शियान उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि शियान ने कंपनी के लिए सैक्रिफाइस किया है। जो सब बातें ईफाई सुन रहा था, वो शियान का स्टैंड लेने जा ही रहा था, लेकिन तभी शियान खुद फांग से ये बात क्लियर कर देती है कि वो अब उसके लिए स्केपगोट नहीं बनेगी और वो अब शानली फांग के लिए काम भी नहीं करेगी। जिसके बाद हम मिस लियाओ को देखते हैं, वो फांग के साथ मीटिंग में होती है। वो सारा ब्लेम उसी की कंपनी पर डाल रही थी इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से, लेकिन इस बार फांग भी ब्लेम ना ही अपने ऊपर लेती है और ना ही शियान पर आने देती है, क्योंकि वो मिस लियाओ को रियलाइज़ करवाती है कि असल में गलती उसकी कंपनी की थी, क्योंकि वहीं से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उनकी कंपनी में आई थी और फिर लीक हुई। यानी कि मिस लियाओ को ही ये प्रॉब्लम ठीक करनी होगी, ना ही दूसरे पर ब्लेम डालना होगा। फिर वो लोग मीटिंग से बाहर आते हैं। तब ईफाई भी मिस लियाओ को हिंट देता है कि उसे उस पर्सन को ढूंढना चाहिए जो कि उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर टीम चला रहा है। दूसरी तरफ जुनचेंग डांस कंपटीशन में होता है। अगली बारी उसी की टीम की थी, पर परफॉर्मेंस से पहले ही यू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। इस वजह से जुनचेंग की मॉम उसे संभालती है और वो जुनचेंग को अकेले में ले जाकर पूछती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। जुनचेंग ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए वो अपनी मॉम को बताता है कि यू ने बस बाहर का खाना खा लिया है। फिर वो लोग परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाते हैं, जहाँ जुनचेंग की मॉम नोटिस कर लेती है कि यू के अंदर परफॉर्म करने की एनर्जी नहीं बची, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म कर रही थी। जिस बीच एंड में आते आते उसे एक स्टेप करने में गलती हो जाती और वो गिरने वाली थी, पर जुनचेंग की मॉम उसे सही टाइम पर सपोर्ट देकर बचा लेती है और यू बहुत ही खुश होती है। फिर जुनचेंग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं ईफाई अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। वो शियान के बारे में पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी। तब ईफाई उसे ये सब बातें करने से रोक देता है और असिस्टेंट उसे टीज करता है कि वो शियान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। दूसरी तरफ फांग शियान की बातों से थोड़ी सी परेशान होती है। तभी वो किसी को कॉल करके शानली फांग प्रोजेक्ट के लिए अगले स्टेप पर जाने को कहती है, यानी कि वो कुछ तो सीक्रेटली कर रही थी जो कि हमें आगे पता चलने वाला था। फिर हम शियान को देखते हैं जब वो शॉपिंग करके घर पर लौट रही थी। तभी उसे दानियों का कॉल आता है, क्योंकि आज शियान का बर्थडे था तो वो उसे विश कर रही थी, जबकि शियान अपना बर्थडे ही भूल गई थी। जब वो घर पहुँचती है तो वहाँ पर भी उसे किसी का मैसेज आता है जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा था, लेकिन जब शियान उस नंबर पर कॉल बैक करती है तो वो बंद आता है। वो देखती है कि ईफाई ने उसके लिए स्पेशल डिनर रेडी किया हुआ था, जहाँ पर उसने वाइन भी रखी हुई थी। वो शियान को बर्थडे विश करता है, पर तभी शियान उसे उस अननोन नंबर के बारे में बताती है तो वो नर्वस होकर वॉशरूम में चला जाता है। जब शियान चेंज करके अपने रूम में जाती है तो वो उसके फ़ोन से वो नंबर पर डिलीट कर देता है। अब जब शियान बाहर आती है तो ईफाई उसे एक केक के साथ सरप्राइज करता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों अब साथ में कैंडल ब्लो करते हैं और जब ईफाई उससे पूछता है कि उसने क्या विश मांगी तो शियान बताती है कि अब उसे बस अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए जो कि लाइफ टाइम उसे सपोर्ट करे और प्यार दे। ये सुनकर ईफाई सोचने लग जाता है कि उसका अफेक्शन धीरे धीरे शियान के लिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे ये भी डर है कि शियान उसे लाइक करती होगी या फिर नहीं, और उसे अपना कैपेबल समझती होगी या नहीं। इस वजह से शियान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शियान को उसकी डैड का कॉल आता है। वो उसे ईफाई के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं अचानक ही शियान को याद आ जाता है कि ईफाई ने ही उसे किस किया था। इसलिए वो उसे थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि ईफाई ने उसे अभी तक ये बात छुपा कर रखी थी। इस वजह से वो अपने रूम में जाकर इमोशनल होकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसने ईफाई पर ट्रस्ट किया
था और ईफाई ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था। दूसरी तरफ ईफाई भी यही सोचकर परेशान होता है कि अगर वो अपार्टमेंट छोड़कर चला जाएगा तो शियान के बिना उसका क्या होगा। अगर वो उसे बता भी देगा कि वो उसे लाइक करता है तब शियान अब उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। इस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। तभी उसे मालिक का कॉल आता है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और विलेज के लोगों ने वहां पर काम करने नहीं दे रहे थे। इस वजह से ईफाई को उसी टाइम बिना शियान को बताए हुए वहां से निकलना पड़ता है। अगले दिन शियान अपने रूम से बाहर आती है तो उसे ईफाई का नोट मिलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और शियान को फील होता है कि शायद ईफाई उसे अवॉइड करने के लिए बहाने बना रहा है। तभी शियान को अपने कलीग का कॉल आता है जो कि ईफाई से शानली वांग प्रोजेक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स रीचेक करवाना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स शियान को सेंड कर देती है। शियान ईफाई के असिस्टेंट को कॉल लगाकर ईफाई के बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि ईफाई कहाँ पर है। इस वजह से शियान आज पूरे दिन अकेला टाइम स्पेंड करती है। वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए दान्यू को कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि अब अगर ईफाई मूव आउट करना चाहता है तो वो उसे जाने देगी, लेकिन अगर वो रहना चाहता है तो वो उसे घर से नहीं निकालेगी, बस उसे डिस्टेंस बनाकर रखेगी। जो सुनकर दान्यू शियान को समझाती है कि ईफाई ने उस पर कोई स्पेल कर दिया है क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है। दूसरी तरफ ईफाई विलेज पहुंच जाता है। असल में विलेज के लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि फ्लाशिया कंपनी उनके एग्रीकल्चर और उनके काम को कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ईफाई उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाता है कि जब कंज्यूमर्स उनसे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर फार्मर्स और वर्कर्स का हार्ड वर्क और उनकी स्किल्स भी देख पाएंगे। इसलिए वो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट विलेज के लोगों का ही था। जो बात सभी लोग अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन अब भी एक चीज़ थी जो कि ईफाई को समझ नहीं आ रही थी और वो ये थी कि बार बार कोई उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसका पता लगाने के लिए वो अपने असिस्टेंट को कहता है। जिसके बाद वो माली से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि वो अपनी पर्सनालिटी माली और लूजे के अंदर भी देखता है क्योंकि उन दोनों ने भी इस छोटे से स्टार्टअप में अपना पूरा हार्डवर्क लगा दिया था और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। जो सुनकर माली काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब ईफाई वहाँ से चला जाता है तो वो अकेले में अपने एक इन्वेस्टर को कॉल लगाता है और बताता है कि उसने ईफाई को फंड रेज करने के लिए मना लिया है। और हम ये भी देख पाते हैं कि वो इन्वेस्टर असल में फांग के साथ बैठा हुआ था, यानी कि फांग भी ईफाई के स्टार्टअप के बारे में जानती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ईफाई को परेशान देखकर लूजे उसे बात करने के लिए आ जाता है। वो समझ गया था कि ईफाई शियान को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए वो उसे बस इतना समझाता है कि उसे प्रैक्टिकली नहीं बल्कि इमोशनली शियान के बारे में सोचना चाहिए और अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना चाहिए। इस वजह से ईफाई कुछ टाइम वहीं पर अकेले स्पेंड करता है और आज तक के सारे मोमेंट्स जो कि उसने शियान के साथ क्रिएट किए थे उन्हें याद करता है। दूसरी तरफ शियान का भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसे ईफाई के विलेजर्स को वो स्पीच देते हुए वीडियो मिल जाती है, जो देखकर उसे मिस्टर शिन की याद आ जाती है जो कि अपने बेटे के साथ उस विलेज में थे और ईफाई ने उसके बेटे की ट्रीटमेंट में हेल्प करी थी। इस वजह से वो मिस्टर शिन को कॉल लगाती है और उसे पता चलता है कि वो अभी ट्रीटमेंट के चलते शंघाई में ही हैं। अगले दिन वो उनसे मिलने जाती है, जहाँ पर मिस्टर शिन ईफाई की बहुत तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही काइंड नेचर का है और उसने उनके विलेज को भी एक नई इमेज दे दी है, जहाँ वो ये भी बता देते हैं कि ईफाई भी फ्लोशिया प्रोजेक्ट का शेयर होल्डर है। ये सुनकर शियान को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ईफाई ने उसे बताया था कि वो बस मालिक के साथ उस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बहुत दिन बीत जाते हैं, फिर भी ईफाई शियान को कांटेक्ट नहीं करता, जिस वजह से शियान और भी अपसेट हो जाती है और उसे मिस करने लगती है। अगले दिन वो दान्यू से मिलने जाती हैं। वहाँ पर आने से पहले ही लूजे दान्यू को कॉल करके बता देता है कि ईफाई बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो शियान को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा हो। इस वजह से दान्यू शियान से भी ईफाई की बात करती है और वो नोटिस कर लेती है कि सच में शियान अब ईफाई के बिना नहीं रह सकती। वो उसे लाइक करती है, जिस वजह से वो शियान को समझाती है कि उसे एक बार ईफाई को चांस ज़रूर देना चाहिए और स्लो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ से जाते जाते दान्यू शियान को कॉलेज रियूनियन के बारे में बताती हैं। वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, जिससे कि दान्यू भी शियान को वहाँ पर आने को कहती है क्योंकि वो भी अपनी जॉब की वजह से उस दिन बिजी रहने वाली थी। इसके साथ साथ वो उसे वहाँ से भी बचकर रहने को कहती है क्योंकि वो भी रियूनियन में आने वाला था। दूसरी तरफ हम ईफाई को देखते हैं। उसे पता चल चुका था कि उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला असल में उनका इन्वेस्टर
इन्वेस्टर मिस्टर सांग है, जिस बारे में ये फाई माली को भी बताता है कि जो फार्मर्स उस दिन उनके अगेंस्ट जा रहे थे वो भी असल में मिस्टर सांग का ही प्लान था। दूसरी तरफ मिस्टर सांग से मिलने के लिए मिस्टर लियाओ आते हैं। असल में शानलीफांग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला भी मिस्टर सांग ही था, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये फाई इतने दिनों बाद घर पर आ जाता है। वो अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा रहकर सोच रहा था कि उसे श्यान से बात करनी चाहिए या फिर नहीं, पर तभी उसे अपनी अगली फ्लाइट का मैसेज आ जाता है और वो बिना घर जाए ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं श्यान रियूनियन में जाती हैं तो सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो लोग यही बात कर रहे थे कि कॉलेज में वांग और श्यान काफ़ी अच्छे कपल हुआ करते थे, शायद अब भी वो साथ होंगे, पर श्यान इस पर कोई जवाब नहीं देती और वांग को इग्नोर करती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि आज का डिनर असल में वांग ने ही अरेंज किया है और वो कब से श्यान को ही नोटिस कर रहा है कि कब वो उसकी तरफ देखेगी। तभी वांग भी उससे बात करने के लिए आ जाता है, लेकिन श्यान फिर भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर वो सभी फ्रेंड्स अपनी एक ग्रुप चैट बनाते हैं जिसमें श्यान जब वांग का नंबर देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये नंबर वही है जैसे उस दिन उसे बर्थडे विश का मैसेज आया था, यानी कि वांग ने उसे विश किया था। इसीलिए येफाई ने वो नंबर डिलीट कर दिया था। जहाँ पार्टी के बाद वांग श्यान से बात करने के लिए आता है और उसे बस एक चांस चाहिए था श्यान का फ्रेंड बनने का, लेकिन श्यान उसके लिए भी मना कर देती है क्योंकि वो लाइफ टाइम उसके क्लोज रहकर उसे गिल्ट में नहीं रखना चाहती थी। वो बस यही चाहती थी कि वांग भी उसकी तरह जल्दी ही मूव ऑन करे। इधर येफाई भी रात को सो नहीं पाता क्योंकि वो अब भी यही सोच रहा था कि उसे श्यान को मैसेज करना चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन अब श्यान दानियों के साथ होती है और अब श्यान की जॉब को गए हुए 1 महीना हो गया था, ना ही उसे कोई जॉब मिली थी। इसलिए येफाई को मैसेज करती है कि वो बिजनेस ट्रिप से वापस कब आएगा, लेकिन येफाई माली को बिजनेस पढ़ाने में इतना बिजी होता है कि वो उसे ठीक से रिप्लाई नहीं करता। इस वजह से श्यान को और भी बुरा लगता है। वो यू और दानियों के साथ टाइम स्पेंड करती है, जहाँ वो अपने कुछ कपड़े और सामान डोनेशन के लिए भी उन्हें दे देती है। दूसरी तरफ यू अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए शॉपिंग मॉल जाती हैं। वहाँ पर उसे जिनचेंग की मॉम मिलती है जो उसे बताती है कि उन्हें डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला और ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस पर यू उन्हें कहती है कि उसने हार नहीं मानी क्योंकि जुनचेंग कंपटीशन के लिए बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहा था और जुनचेंग की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दे सकती थी। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ही खुशी होती है और अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं श्यान बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करती है पर एक भी कंपनी से उसे अप्रूवल नहीं मिलता। तभी जिस कंपनी में उसने अप्लाई भी नहीं किया था उस कंपनी से उसे जॉब ऑफर आता है। श्यान दानियों को कॉल लगाकर पूछती है कि कहीं उसने तो श्यान का रिज्यूम नहीं दिया। तब दानियों उसे बताती है कि ये काम ज़रूर वांग ने किया होगा क्योंकि उस कंपनी में वांग के कनेक्शंस थे और उसे पता था कि श्यान को जॉब की ज़रूरत है। तभी वांग श्यान के लिए फ्लावर्स भी भेजता है, जो देखकर वो उसे कॉल करती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर वांग बस उसका नंबर अनब्लॉक करने को कहता है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर जुनचेंग की मॉम उसे बात करने के लिए आ जाती है। ये लाइव स्ट्रीमिंग जुनचेंग अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहा था और अपनी मॉम को देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यू और उसकी मॉम लाइव स्ट्रीम पर काफ़ी बातें करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। इस वजह से यू को और भी लाइक्स मिलते हैं और जुनचेंग के फ्रेंड्स भी उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी वाइफ और उसकी मॉम बेस्ट लाइव स्ट्रीम डुओ बन चुके हैं। वहीं श्यान को दानियों का कॉल आता है जो उसे समझाती है कि उसे इंटरव्यू देने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और वांग ने उसे जो अपॉर्चुनिटी दी है उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन श्यान सोने के लिए चली जाती है। उससे पहले वो येफाई को एक बार और कॉल करती है ताकि वो उससे बात कर ले, लेकिन येफाई इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि वो फ़ोन उठाने की हालत में ही नहीं था। अगले दिन अब श्यान को उसकी क्लास मॉनिटर का कॉल आता है जिससे वो रियूनियन में मिली थी। असल में ये कॉल वांग ने ही करवाया था और जब वो श्यान की आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। इसलिए वो जल्दी से उसके घर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ येफाई भी अगले दिन नींद से जागता है तो श्यान की कॉल्स और मैसेजेस देखकर वो भी उसे मैसेज करता है और पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन श्यान उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद वांग श्यान की काफ़ी अच्छी केयर करता है और उसके साथ रहने के लिए वो जॉब से लीव भी लेता है, जो देखकर श्यान उसे खुश तो होती है क्योंकि कभी
वांग ने उसकी इतनी केयर नहीं करी थी। वहीं ईफाई विलेज से वापस आ चुका था। सबसे पहले वो मिस्टर सांग से मिलने जाते हैं। असल में मिस्टर सांग को फ्लोशिया के इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट से हटाना चाहता था, जिसकी डॉक्यूमेंट्स वो सीधा उसे दे देता है। पर मिस्टर सांग ने ईफाई के आने से पहले ही बैकअप रेडी कर लिया था। वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर ईफाई उसे प्रोजेक्ट से टर्मिनेट करेगा तो उसे उसको कॉम्पनसेशन अमाउंट देना होगा। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सांग ने माली से धोखे से साइन करवाया था। इस वजह से सांग उस टाइम के लिए बच जाता है, लेकिन असल में ये भी ईफाई पहले से ही जानता था और वो वहाँ से निकलकर माली को कॉल करके सब कुछ बताता है कि बैकअप कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ये टेक्निक मिस्टर लियाओ की है, यानी कि मिस्टर लियाओ भी फ्लोशिया प्रोजेक्ट को मार्केट में नहीं आने देना चाहते। लेकिन अब भी ईफाई को ये पता लगाना था कि मिस्टर लियाओ और मिस्टर सांग के साथ भी वो एक कौन पर्सन है जो कि इन सब में शामिल था। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो कि वांग की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और इसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा जाता है, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। इधर ईफाई को लूजे से पता चलता है कि शियान को अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और अब वो शियान को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए रेडी था। वो इस बिजनेस ट्रिप पर भी इसीलिए आया था क्योंकि वो शियान को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में डीपली सोचना चाहता था। अब उसे रियलाइज़ हो चुका था कि वो उसे कन्फेस करने के लिए रेडी है। फिर वो उसे कॉल करके एक रेस्टोरेंट में डिनर पर इनवाइट करता है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जिसके अंदर रेड रोजेस थे और वो बस फ्लावर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता था कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन उसके कन्फेस करने से पहले ही शान उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि उसने उसे इतने दिनों में कितने ज़्यादा मिस किया और अकेले रहकर वो ये सीख पाई कि ईफाई उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ईफाई उसे हर चीज़ के लिए इनसिक्योर फील करवाता था और वो सेल्फिश भी था, क्योंकि जब उसका मन हुआ वो उसे अकेला छोड़कर चला गया और जब उसका मन वापस आने का हुआ तो वो वापस भी आ गया। इसीलिए शान उसे सेकंड चांस नहीं दे सकती थी। जो सुनकर ईफाई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है और उसके साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहता था। लेकिन शान उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ईफाई शान के अपार्टमेंट से मूव आउट कर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।